हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज के वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आप तक लेकर आ रहा हूँ मेरा नाम है मानव, और अगर आप मुझे सोशल मीडिया में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स गिवन हैं। हम इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे थे चैप्टर का, तो बिना देर किए शुरू करते हैं पार्ट 2। वीडियो की शुरुआत करते हैं रीजन एंड अम्पायर के साथ। यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट्स जैसे चोल्स, तुगलक्स और मुग़ल के जो अम्पायर्स थे, ये अपना रीजन बढ़ाते जा रहे थे। और यहाँ पर पहले प्रशस्ति होती थी। प्रशस्ति का मतलब होता है जब आप किसी भी पत्थर या मेटल पर छोटे या बड़े कार्विंग कर देते हैं, उस पर लिख देते हैं, तो वो प्रशस्ति कहलाता है। आप चैप्टर 2 में एक प्रशस्ति का एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ कॉपर प्लेट्स में संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो ये प्रशस्ति प्रेज़ करती थी, तारीफ़ करती थी, बढ़ा चढ़ा कर बताती थी दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में, और ये बताते थे कि ये और इनका अम्पायर बहुत ही ज़्यादा वास्ट था। ये शुरू होता था बंगाल से और ईस्ट में अफ़गानिस्तान के गजनी नामक जगह तक होकर जाता था, और इसमें नॉर्थ से लेकर साउथ इंडिया इंक्लूडेड था। इसमें ये कहा जाता है कि जो गौड़ा, आंध्र, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात की आर्मी है, ये इन्हें देखकर ही भाग जाती थी। हिस्टोरियंस का कहना था कि ये सभी कुछ बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, लेकिन उसी वक्त वो ये सोचने की भी कोशिश किया करते थे, समझने की कोशिश किया करते थे कि आखिर ऐसा क्या था कि जो उस वक्त के रूलर्स थे वो इन सभी बातों को, अपने द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले एरियो को बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। 700 AD आते आते तक बहुत से ऐसे जोग्राफिकल डायमेंशन थे, बहुत से ऐसे जोग्राफिकल रीजन्स थे जिनकी खुद की लैंग्वेज होती थी और उनके स्पेशल कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। मतलब इन सभी एरियाज़ का अलग अलग कल्चर होता था। खैर, इनके बारे में हम चैप्टर 9 में और भी बात करेंगे, ये उसी वक्त देखेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टीज़ की। ये एक दूसरे का स्टेट कंकर करने के लिए एक दूसरे के साथ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट किया करते थे। अगर आपने रामायण, महाभारत कुछ भी देखा होगा या पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें हमेशा दो बड़े बड़े अंपायर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, भिड़ते रहते थे, एक दूसरे की जगह को कैप्चर करने के बारे में सोचते रहते थे। इन्हीं में कुछ स्ट्रॉन्ग डायनेस्टीज़ भी थी जिनका एम्पायर काफ़ी बड़ा था। इनमें से कुछ हैं चोल्स, खिलजीज, तुगलक्स और मुगल्स। यहाँ पर काफ़ी डाइवर्स रीजन था, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो सारे के सारे अंपायर जितने भी थे वो इक्वली स्टेबल थे या फिर सक्सेसफुल थे। 18th सेंचुरी में जब मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, यहाँ पर काफ़ी रीजनल स्टेट्स बनकर उभरे। ये महसूस कर सकते थे सारे के सारे कैरेक्टर्स जो चेंज हो गए थे इनके द्वारा रूल किए जाने के कारण। इन्होंने काफ़ी बड़े एरिया में रूल किया था। लगभग सारा का सारा कॉन्टिनेंट अपनी लेगेसीज़ को खो चुका था और यहाँ नई लेगेसीज़ बनकर आई थी, और सारे के सारे बड़े और छोटे स्टेट्स इन लेगेसीज़ के गवाह थे। आगे चलकर जब नए डिस्टिंक्ट और शेयर्ड ट्रेडिशंस आए, यहाँ पर सारे के सारे जो रेल्म्स थे गवर्नमेंट के, मतलब हर एक स्टेज में गवर्नेंस की चेंज आया। इकोनॉमी के मैनेजमेंट का तरीका बदला, जो एलाइट कल्चर्स थे वो बदल गए, और जो लैंग्वेजेस थी वो भी किसी हद तक बदल गई। इस 1000 साल में 700 AD से 750 AD तक ऐसा नहीं था कि कोई भी एक एरिया आइसोलेशन में ग्रो कर जाए, बल्कि सारे के सारे रीजन्स एक तरीके से चेंज हो रहे थे। ये इतना बड़ा चेंज था कि जो कुछ एक स्पेशल एरियाज़ थे वो एरिया अपनी स्पेशलिटीज़ को खो चुके थे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ कि मान लीजिए महाराष्ट्र में मराठाओं का शासन था, लेकिन अगर वहाँ मुग़ल डायनेस्टीज़ ने रूल किया था तो उनके द्वारा रूल किए जाने के साइंस आज भी और उस वक्त भी महसूस किए जा सकते थे। स्टूडेंट्स, जिन 1000 सालों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये वही पीरियड है जहाँ काफ़ी रिलीजियस चेंजेस आए, जहाँ हमें काफ़ी चेंज देखने मिला रिलीजियस ट्रेडिशंस में। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस वक्त तक लोग ईश्वर पर, भगवान पर, अल्लाह पर, सब पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये कलेक्टिव होता चला गया।
इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक ग्रुप बनकर उभरा। ये साथ साथ रिलीजन को लेकर चलते थे और ये काफ़ी कनेक्टेड होते थे लोकल कम्युनिटीज़ की सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। जैसे जैसे सोशल वर्ल्ड बदला वैसे वैसे इनके बिलीफ्स भी बदलते चले गए। आज हम जिसे हिंदुइज़्म कहते हैं, इसमें इस पीरियड के दौरान काफ़ी चेंजेस देखने के लिए मिले। यहाँ नए डाइटीज़ यानी देवी देवताओं की पूजा होने लगी, नए नए मंदिर बनने लगे और इसी वक्त में ब्राह्मण्स की और पुजारियों की काफ़ी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और ये ग्रुप सोसाइटी में काफ़ी डोमिनेंट हो गए। इन ब्राह्मण्स को, इन प्रीस्ट को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी थी सोसाइटी में, क्योंकि इनके पास संस्कृत का नॉलेज होता था। और कई बार जब नए रूलर्स अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए किसी भी बारे में सोचते थे तो उन्हें सबसे पहले यही ब्राह्मण्स, यही प्रीस्ट नज़र आते थे और इसी वजह से ये उनके पैट्रॉन बन जाते थे। इसी पीरियड में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ और वो ये था कि इस वक्त तक आइडिया ऑफ भक्ति आ गया था। इसका मतलब ये था कि जहाँ पर डाइटीज़ को, देवी देवताओं को उनकी पूजा की जाती थी, उन्हें उनका लव शो किया जाता था, लेकिन इसमें एलिमिनेट कर दिया जाता था किसी भी प्रीस्ट को या किसी भी तरीके के रिचुअल को। इसको हम और आगे चलकर चैप्टर 8 में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यही वो पीरियड था जहाँ पर इंडिया में नए नए रिलीजन्स आने लगे। इंडियन सबकॉन्टिनेंट भरने लगा नए नए रिलीजन्स के साथ। मर्चेंट और माइग्रेंट्स जो बाहर से आते थे वो अपने साथ होली कुरान की टीचिंग्स लेकर इंडिया में आए और ये वक्त था 7th सेंचुरी का। मुस्लिम कुरान को अपनी होली बुक मानते हैं और अल्लाह की सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब इनका अल्टीमेट गॉड अल्लाह होता है। अल्लाह जो सब पर अपने प्यार, अपनी दया बराबर बरसाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हिंदुइज्म के जैसे इसे भी अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाने लगा इनके फॉलोअर्स के द्वारा। यहाँ पर शिया मुस्लिम्स थे जो प्रॉफेट मोहम्मद के सन इन लॉ पर बिलीव करते थे और उन्हीं को अल्टीमेट ऑथोरिटी मानते थे। वहीं दूसरी तरफ जो सुन्नी मुस्लिम्स थे वो अर्ली खलीफाज की ऑथोरिटी को मानते थे और उसके बाद जो उनके दूसरे खलीफाज हुए उनको ऑथोरिटी को। ऐसे ही कुछ डिफरेंसेस देखने मिलते हैं उनके स्कूल्स ऑफ लॉ में, जो कि है हनाफी और शाफी। यहाँ आपको एक वर्ड दिखेगा थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म शास्त्र। थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरियंस के हिसाब से हिस्ट्री ये टाइम केवल वो नहीं है जिसमें दिन पास होते हैं, घंटे पास होते हैं या ईयर पास होते हैं या फिर क्लॉक या कैलेंडर पास होता है। इसके साथ साथ टाइम के चेंज होने के साथ साथ सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस सोसाइटी में आते हैं। यहीं से नए नए आइडियाज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है और नए नए बिलीफ्स सोसाइटी में आते हैं। टाइम की स्टडी यहाँ से और इजी बन जाती है जब हम एक टाइम को लार्ज सेगमेंट्स में या इस पीरियड को जिसे हम पढ़ रहे हैं उसे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। 19th सेंचुरी के बीच में, इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इस 1000 पीरियड के टाइम को, 1000 ईयर्स के पीरियड के टाइम को डिवाइड किया है हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। ये बेस्ड होता था इस आइडिया पर कि जो रूलर्स का रिलीजन है ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है किसी भी सोसाइटी के इकोनॉमिक और सोशल कल्चर में। लेकिन यहाँ पर ऐसे डिवीज़न जो उन्होंने किए थे उन्होंने हमारे सब कॉन्टिनेंट की रिच डाइवर्सिटी को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर किया था। आज भी कुछ हिस्टोरियंस इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। जब भी उन्हें पास्ट के किसी मूवमेंट के बारे में बताना होता है तो वो सोशल और इकोनॉमिक कैरेक्टर्स को पिक करते हैं। 6th क्लास में हमने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था कि कैसे वो हंटर गैदरर्स थे, फिर उसके बाद उन्होंने नए शहर बसाना शुरू किए, नए गांव बसाना शुरू किए, फिर धीरे धीरे छोटे छोटे एम्पायर बनना शुरू हो गए थे। लेकिन इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल टाइम के बारे में, जहां हमें पता चलेगा कि कैसे हमारी सोसाइटी पीसेंट की बनने लगी और फिर उसके बाद कैसे धीरे धीरे रीजनल और इम्पीरियल स्टेट बने, छोटे छोटे और बड़े बड़े स्टेट फॉर्म हुए। और कई बार इसकी वजह से जो पास्टरल लोग होते थे, जो ग्रुप्स में जो घास चरने वाले जानवर उन्हें लेकर घूमते थे, उन्हें, और जो जंगल में रहने वाले लोग थे उन्हें परेशान होना पड़ता था।
और यही वो पीरियड है जहाँ पर हिंदुज़म और इस्लाम मेजर रिलीजन इंडिया में बनकर उभरा। और इसी पीरियड के लास्ट में यूरोपियन कंपनीज़ का इंडिया में अराइवल हो चुका। इन 1000 ईयर ने इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी कंसिडरेबल चेंज देखा था। आखिरकार आप समझ ही सकते हैं कि 16th और 18th सेंचुरीज़ में वो बातें नहीं रही होंगी, वो चीज़ें नहीं रही होंगी जो 8th और 11th सेंचुरीज़ में रही होंगी। इसीलिए हम इस सारे के सारे पीरियड को अगर एज अ होल या फिर एज अ सिंगल यूनिट ले लें तो ये इससे सारी प्रॉब्लम्स हमें पता नहीं चलेंगी। कई बार लोग मेडिवल पीरियड को मॉडर्न पीरियड समझ लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि मॉडर्निटी में एक सेंस होता है प्रोग्रेस का, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट का, जो यहाँ पर नहीं दिखती थी। लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं था, चेंजेस यहाँ पर भी आते जा रहे थे। वो बात अलग है कि हमें आज के चेंजेस के सामने वो चेंजेस कुछ भी नहीं लगते। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का अंत। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।